ये बता दिए थे। हृदय का स्थान कहाँ? पचकुहा में, दोनों फेफड़ा के बीच, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, घुसा हुआ होता है ना। और इसको क्या कहते हैं? कार्डियक नोड, है ना। हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4 कपाट। एक्चुअली देखो हृदय बना हुआ कैसा होता है, देखो ऐसा। हृदय मसल्स का बना होता है, मसल्स का एक विशेष प्रकार का मसल्स है। तो कुछ इस तरह से मसल्स है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और मसल्स बना, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और इस तरीके से सब मसल्स आपस में मिला जी, ये मसल्स है, ठीक है। तो ये बना दिया एक चेंबर। उसी तरह से है ना, ये जो है ये मसल्स है दूसरा, ठीक है। इसी तरह से अब ऐसे कर लेते हैं, ये तीसरा है, ये मसल्स है। और उसी तरह से ये चौथा मसल्स है, सबसे बड़ा होता है ना। ऊपर वाला दोनों छोटा होता है, नीचे वाला दोनों बड़ा होता है, ठीक है। जब ऐसे समझिए, भगवान जब हार्ट बना रहे थे ना, तो ये दो चीज बड़ा काम के बनाए हैं, एक हार्ट है एक ब्रेन, है ना, एक ब्रेन। तो ये हम मान लेते हैं ये है आपका ब्रेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कनेक्शन कैसे होता है। तो ये हड्डी है ना, हड्डी है और ये हड्डी है। जब दो हड्डियां अलग होती है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी से जुटी होगी, इस तरह से। तो दो हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ती है? तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ती है? तो इसका नाम है लिगामेंट। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो इसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट। अब ये देखिए, इस पे मसल्स पाई जाएगी, हड्डी है ना, हड्डी के लेयर पर एक मसल्स पाई जाएगी। तो ये दूसरा कलर लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं ब्लू कलर का। तो इसके ऊपर एक है मसल्स पाई जाएगी, और ये मसल्स जो है कुछ इस तरीके से निकलेगी, यहाँ चौड़ा होगा और धीरे धीरे पतला होते जाएगा, और दूसरी हड्डी में जाके ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना, इसका कुछ अन्य नाम दिया जाता है, इतना। यानी कि इस मसल्स को किससे जोड़ रहा है? तो मसल्स को ही हड्डी से जोड़ रहा है ना। तो जो हड्डी से जोड़ रहा है इसका नाम क्या दिया जाता है? तो इसका नाम दिया जाता है टेंडन। टेंडन या कंडरा, कभी कभी इसको कहते हैं कंडरा, कंडरा। तो इसको टेंडन कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? टेंडन। तो देखिए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? और मसल्स, ये मसल्स है आपका, है ना, कोई भी मसल्स है तो ये हड्डी से कटा और दूसरी हड्डी में जाके ये मिल गया, ठीक है, दूसरी हड्डी में जाके मिला, और इसको कुछ दूसरा कलर से मिलते हैं, टेंडन। तो इसको कहा जाता है टेंडन। टेंडन क्या होता है समझ में आ गया? टेंडन का काम हड्डी से जोड़ना। अब सवाल ये है कि इसको कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है हमारा दिमाग, कंट्रोल करेगा हमारा दिमाग। ये संदेश भेजेगा दिमाग। जैसे हमको उठाना है तो संदेश कहाँ से आएगा? दिमाग से आएगा, हम लोग उठाते हैं, है ना। तो अपनी इच्छा अनुसार उठाते हैं, नीचे रखते हैं, उठाते हैं। जब इच्छा हुआ तब अगर मान लिया जाए कि ये अनैच्छिक हो जाता तो ये अपने आप होते रहेगा। आप कितने बच्चों को देखते हैं, है ना, तो ये अपने आप ही होते रहेगा। तो संदेश कौन भेजता है? तो ये संदेश भेजता है दिमाग, और दिमाग संदेश भेजता है। तो मान लिया कि इन दोनों हड्डी के बीच में निश्चित तौर पर मांसपेशी तो होगा, यहाँ पर भी दो हड्डी है अलग अलग, तो यहाँ पे जुड़ा होगा, तो लिगामेंट से जुड़ा होगा। यहाँ का जो मांसपेशी है किस मांसपेशी जुड़ा होगा? यहाँ पे, है ना, जुटा हुआ होगा टेंडन से। अब जब हम इसको, है ना, दिमाग का मतलब संकेत भेजा कि इसको हमको क्या करना है, उठाता है ना। तो कभी कभी लकवा, आप जानते हैं ना, यही नर्व जो होता है ये काम करना बंद कर देता है, तो चाह करके आप इसको नहीं उठा पाएंगे। बोलिए समझ में आ गया? संकेत भेजने वाला जो, है ना, नर्व है, वही कहा जाता है डैमेज हो जाता है वैसी स्थिति में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब हम लोग को दिमाग थोड़ा सा पढ़ना है, ये दिमाग नहीं, हार्ट के बारे में जानना है। तो आप हार्ट देख लिए, तो हार्ट किस चीज का बना होता है? तो इस मसल्स है, ये चारों के चारों क्या है? मसल्स। तो सर अंदर क्या है? अंदर खाली है, अंदर चेंबर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चारों तरफ से मांस जो है क्या हो गया है? चिपक गया है, और क्या बना दिया है? 4 चेंबर बनाया, ये 4 चेंबर। और ये जो मसल्स है ना, इस मसल्स का एक नाम है, बता सकते हैं इस मसल का नाम क्या है? कल बताए थे, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम का बना होता है। बोलिए समझ में आया? ये मायोकार्डियम का बना होता है। ठीक है, तो हृदय और कुछ नहीं, बस
मसल्स का क्या है, एक निश्चित संरचना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम जानते हैं कि संकुचन शीतलन इसमें होता है, और संकुचन शीतलन कैसे होगा, है ना। तो ये ब्रेन क्या करता है, संकेत भेजेगा, तो ब्रेन से इसको क्या मिलता है, संकेत। लेकिन देखिए अब होता क्या है यहाँ पे, अब ये हृदय करता है ना कि नहीं होता है कि घर में हम सबसे बड़ा, हाँ ना, बड़ा नहीं, हम क्या है, मालिक है। तो यहाँ पे दो मालिक बन जाता है, एक ये और एक ये। तो ऐसी स्थिति में आपका हार्ट कहता है कि हमको ब्रेन से अलग कर दो, बना रहे थे, बोले नहीं हम इसको मानेंगे ही नहीं, है ना। बोला क्यों, तो इसको जब मन तब है ना, अगर ब्रेन से कंट्रोल होता, ब्रेन से कंट्रोल होता मान लिया जाए, तो होगा क्या ऐसी स्थिति में, जब हम चाहेंगे ब्रेन चाहेगा इसको उठाएगा, है ना। अब कल के डेट में कहेगा हम, है ना, हमसे बात नहीं करना है, मर जाएंगे, हो सकता है भाई, और इस संकेत कर देता हार्ट को कि रुक जा, बेचारा ऐसे मर जाता। समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सीधे कहता है कि नहीं हम इसके थ्रू कंट्रोल नहीं होंगे। तो बनाने वाले फिर बोले कि अगर तुम कोई कंट्रोल नहीं करेगा, है ना, तो तुमको संकुचन शीतलन कौन करवाएगा। बोले कि हम कर लेंगे, अपने कर लेंगे, है ना, लेकिन हम इसके थ्रू कंट्रोल नहीं होंगे। देखिए मनुष्य में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसका दिमाग क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। ऐसे कौन से जीव है, आर्थ्रोपोडा बताए थे ना, तो तिलचट्टा भी बताए थे, है ना। तो इस तरह के जो नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, उस तरह के हार्ट को क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन जहां तक है हम लोग के हार्ट के बारे में बात करेंगे, हम लोग अपना हार्ट की बात करें, तो सीधे बोलता है कि हमको ब्रेन से क्या कर दो अलग। तो अब क्या, अरे तुम धड़केगा कैसे, है ना, नहीं तो दूसरा इंजीनियर हायर करेंगे और क्या, है ना। तो ठीक है, बोले ठीक है, जो बना रहे थे कुछ और उपाय करते हैं। तो अभी हम ये चीज बताए थे आपको, कल भी बताए थे कि बहुत सारे छोटा छोटा मसल्स का ही बना हुआ है ना, मसल्स का बना हुआ है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा मसल्स को क्या कर दिया, मोटा, ये मसल्स क्या हो गया, मोटा। दिमाग खुद बोला कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, हार्ट बोला, ये हार्ट बोलता है कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऐसा निकल के डेट में हार्ट का दे कि बंद हो जाओ, बहुत दुख है। तो क्या हार्ट बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। तो हार्ट बोल रहा है कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर दीजिए जिस कारण से मेरा हार्ट जो है संकुचन शीतलन करेगा, संकुचन शीतलन करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो मसल्स है थोड़ा सा क्या कर दिया, मोटा कर दिया, और इसमें संकुचन और शीतलन का गुण हटा दिया। मतलब बाकी जितना आप देख रहे हैं ना, बाकी में संकुचन शीतलन होगा, लेकिन इसमें संकुचन शीतलन नहीं होगा। बोले समझ में आया। तो इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दो, है ना, नोड, और इसका नाम दिया ये भी नोड। ये क्या करेगा, हृदय की गति को क्या करता है, प्रारंभ कराने का काम करता है। तो यही जो है सब, हाँ जी, ये बोलिए, इसको ये भी नोट करें, इसे कहते हैं ऐसे नोट, ऐसे नोट, ऐसे नोट, इसका नाम क्या हो गया, ऐसे नोट। बताइए, यहाँ तक तो कल बता चुके थे। अब ऐसे नोट क्या करता है, यही जो है हृदय में गति उत्पन्न करवाता है, मतलब धड़काता है, इसीलिए है ना इसको पेस मेकर कहा जाता है। कल पूरा बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और होता है, अच्छा ये जब पेस मेकर जब हुआ तो इन दोनों में क्या कर दिया, गति उत्पन्न कर दिया, लेकिन नीचे वाला काफी, है ना, ये काफी नीचा होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक और नोड होता है, इसको क्या कहेंगे, एपी नोड। ये रिले का काम करता है, कल भी बताए थे। और एक भीस नामक वैज्ञानिक ये बतलाए थे कि इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्या निकला हुआ है, बंडल निकला हुआ, नहीं छोटा छोटा इस तरह निकला हुआ है, और सब बंडल एक जगह मिल जाता है, इसको बंडल ऑफ किस कहते हैं, याद है, इससे बंडल ऑफ किस कहते हैं। और ये जो है चारों तरफ क्या हो जाता है, फैला होता है इस तरह। चारों तरफ क्या हो जाता है, फैला होता है, पुरकुंजय दिए नहीं तो आज दे देते हैं, पूरा सेट दे देते हैं। ये किस पर रहेगा, ये इस तरह से इसको बना लेते हैं, और इस तरह से पूरे हार्ट में क्या हो जाता है, गति उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा हृदय किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू क्या कंट्रोल होता है, नहीं, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, खुद कंट्रोल करता है ना। किससे कंट्रोल करता है ना, ऐसे नोट और बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ये चीज बताया हुआ था कि नया ऐड किए थे हम पर, ये सिस्टमेटिक हट बता दिए हैं, पुलमोनरी हट बता चुके हैं। सिस्टमेटिक हट किसको कहते हैं, जिसमें सुधरक हो, और पुलमोनरी जिसमें, चलिए ये सब बताया हुआ है, बताया हुआ है, बताया हुआ ये सब, ये भी बता दिए, ये भी हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, अब आते हैं यही से बताना है, रुधिर वाहिनियां कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है ना। तो
एक तो हो जाएगा धमनी और एक हो जाएगा सीरा। तो थोड़ा सा धमनी और सीरा के बारे में शुरू से हम बता ही चुके थे कि धमनी किसको कहते हैं, सीरा किसको कहते हैं। तो ये आपका हार्ट है ना। तो ये है शरीर, शरीर से हार्ट की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं, सीरा। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं। जनरली देखा जाता है तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, जबकि सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये तो बताया हुआ है, ठीक है। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका को सीरा कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त यानी कि बी हो जाएगा, बी नहीं डी ऑक्सीजनित है ना, नहीं ठीक लिखा हुआ है, बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा अशुद्ध रक्त, इसमें ऑक्सीजन ना। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। लेकिन एक अपवाद भी बताए थे आपको, फुफ्फुस सीरा, इसको कहते हैं पुल्मोनरी वेंस। क्लियर है यहाँ तक ना। फुफ्फुस सीरा फेफड़े के दाएं आलिन से रक्त बाएं आलिन से रक्त पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये तो कल बताए, पूरा डायग्राम बताया, ये तो फिर से बता दें नहीं। सबसे बड़ी सीरा, इसका नाम बताइए, वेना केवा, वेना केवा, ठीक है, वेना केवा होता है। तो वेना केवा कहाँ होता है, ठीक है। तो देख लीजिए वेना केवा, देखिए आपका हार्ट है, इसमें 4 चेंबर है, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो देखिए आपका हार्ट बना लेते हैं, ये हार्ट हो गया, हृदय हो गया, और ये हो गया आपका फेफड़ा। फेफड़ा की संख्या कितना, 2। इधर इधर नहीं किए हैं, एक ही जगह किए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों फेफड़ा से 2 गो नस निकलेगा, एक नहीं बल्कि कितने नस, 2 नस निकलेंगे। और बाद में दोनों आके क्या हो जाएंगे, एक, ठीक है। किसमें मिल जाएंगे, फेफड़ा से कहाँ आ गया, ठीक है। और इसमें भी डायग्राम कुछ ऐसे ही होगा। लाल रंग से ले रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि इसमें ऑक्सीजनित रक्त है। ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है। और ये कहाँ आ गया, दोनों से कितना कितना निकला, 2 पे निकला, है ना। अच्छा इसको, ये क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा हो गया, ठीक है। अब फेफड़ा से कहाँ आ रहा है, हृदय की ओर। तो फेफड़ा से हृदय की ओर आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, सीरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या है, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे इसमें तो भर रहा है कि नहीं, धीरे 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 इसमें ये रक्त तो भर ही रहा है, खाली तो हो नहीं रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। लेकिन फटे नहीं, इसलिए इसमें क्या लगा हुआ होता है, एक वाल्व लगा हुआ होता है। बता सकते हैं कैसा वाल्व होता है, द्विवाल्वी कपाट होता है। तो ये द्विवाल्वी कपाट होता है, और इसके माध्यम से ये जो रक्त है, ये लाल रंग का है, और ये किसमें आ गया, ये लाल रंग का दिखा दिया, इसमें शुद्ध रक्त आ गया। लेकिन ये कितना देर तक भरेगा, इसका भी एक लिमिटेशन होगा ना। और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये फट जाएगा। इसलिए क्या होता है, हम जानते हैं कि शीतलन तो होगा, संकुचन है ना, संकुचन और शीतलन होता रहता है। तो संकुचन होगा ही, जब संकुचन होगा तो यहाँ से ये ब्लड निकलेगा। तो निश्चित तौर पर एक वाल्व होगा, इस वाल्व है, इस वाल्व को क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। तो अर्धचंद्राकार कपाट से ये निकलेगा, और ये सबसे बड़ा होता है ना, धमनी होता है, इसे कहते हैं धमनी, धमनी। और ये धमनी जो है बहुत भागों में बटेगा, एक भाग में नहीं, है ना। हाथ में जाने के लिए होगा, हाथ में चला जाएगा, पैर में जाना होगा, पैर में चला जाएगा, मस्तिष्क में जाना होगा, मस्तिष्क में जाएगा, और इस तरह से ही पूरे शरीर में जाएगा। बताइए इतना समझ में आया। अब यहाँ पे कैसा ब्लड जा रहा है, पहले ही बताओ, शुद्ध रक्त जा रहा है। इसका मतलब है सब में लाल लाल कर दें। तो ये शरीर की ओर गया, तो ये मान लेते हैं कि ये हाथ का डायग्राम है, हाथ का डायग्राम। धीरे धीरे होगा क्या, तो धीरे धीरे इसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो है ना, वो किस में चला जाएगा, तो सर कोशिका में चला जाएगा, कोशिका में जाएगा। और देखिए अब वायु आगे चल के और इसको डिटेल करेंगे। और आगे जब ये निकला है ना, तो हम इसको ब्लू कलर से ले लेते हैं। पूरा का पूरा ऑक्सीजन कौन ले लिया, ऑर्गन ले लिया। अब हम इसी ऑर्गन का नाम कहेंगे क्या, सीरा। जब इसमें से पूरा का पूरा क्या निकल गया, है ना, ऑक्सीजन समाप्त हो गया, तो ये क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सीरा। मतलब इसमें जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड को क्या कहेंगे हम लोग, अशुद्ध रक्त। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, क्योंकि जब ये शरीर की ओर जब जा रहा था, कोई भी ऑर्गन के पास जा रहा था, तो उसको ऑक्सीजन देते जा रहा था, है ना। और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा था, हम आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और क्या,
ऑक्सीजन, ये जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा निकालता है ना एटीपी के रूप में। चलिए बता चुके हैं। तो क्या हुआ कि ये सबको देते गया और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि जिस तरीके से ये गया था और उसी तरीके से इस पे क्या होता जाएगा? और ये कितने भागों में बनेगा? 2 भागों में, 2 को। तो ये 2 महाशिराओं के माध्यम से, अच्छा इसको भी कहे धमनी, इसको भी कहे धमनी, है ना? तो बेचारी नाराज हो जाएगा ना। बांटने वाला है, सब धमनी को दे रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है महाधमनी। और इसका एक स्पेशल नाम भी है। सब का तो नाम नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ कुछ धमनी का नाम हमको याद रखना है, जिसमें पहला धमनी का नाम है एरोटा। इसका नाम है एरोटा। ठीक है, एरोटा समझ में आ गया। अब ये कितना 2 महाशिराओं से होते हुए कहां पे आया? हमारे हार्ट में आया, और इसी को नाम है वेना कोआ। ठीक है, तो वेना कोआ वेना कोआ सबसे केवा ना सबसे बड़ी शिरा है। क्लियर है? और इसी का नाम है वेना केवा। वेना केवा क्लियर है? सबसे छोटा शिरा कौन है? हेमी एंजाइगस। हेमी एंजाइगस शिरा होता है। अब सवाल है अगला कि ये होता कहाँ है? तो जो आपको दिख रहा है ना स्पेस, तो ये शिरा है ना? जो नस दिख रहा होता है ना, वो क्या होता है? शिरा होता है ना? तो धमनी कहाँ होता है? तो इसके अंदर होता है, शिरा के मतलब नीचे वाला पार्ट पे होता है। एक्चुअली सतही होता है। ये क्या होता है? लिखा हुआ होगा, ये सतही होता है, यानी स्किन के जस्ट ऊपर जो दिखता है नस, है ना, वही क्या हुआ आपका? शिरा होगा। क्लियर है ना? रक्त को यही से निकालते हैं जी, शिरा से ही रक्त को निकालते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हृदय पंप करता है ना, जब हृदय जब पंप करेगा, प्रेस करेगा, है ना, तो धमनी में क्या होगा? रक्तदाब बहुत अधिक होगा, है कि नहीं? इसमें रक्तदाब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब अगर पंचर हो गया तो रक्त निकलने का संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जबकि शिरा में क्या होता है? प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से, है ना, एक तो ये कि इसमें प्रेशर कम है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आगे चल के हम बताते चलेंगे, है ना, क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और इसमें प्रेशर कम होता है, और यही कारण है कि जो इंजेक्शन दिया जाता है वो धमनी में नहीं दिया जाता है, शिरा में दिया जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि जो न्यू कंपाउंडर बनता है तो धमनी में ही लगा देता है। धमनी में लगा देगा तो क्या होता है कि नीचे से ऊपर रक्त चढ़ने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है ना, तो वो धमनी में लगा देता है गलती से, तो फिर उसको निकाल के फिर, है ना, शिरा में लगाता है। तो ये समझना होगा कि कहाँ पे लगाना होता है, धमनी में नहीं लगाना होता है, शिरा में लगाना होता है। क्यों भाई? तो शिरा का स्पीड क्या होता है? कम होता है, और धमनी का स्पीड जो होता है ज्यादा होता है ना। अगर धमनी पंचर हुआ, पंचर ना होगा तो ब्लड ज्यादा मात्रा में, लीकेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यह क्या होता है? सतही होता है। रक्त को यहीं से निकालते हैं। जब आप रक्तदान करने जाते हैं, है ना, तो धमनी से नहीं निकाला जाता है, शिरा से निकाला जाता है, या फिर इंजेक्शन में लगाते हैं तो शिरा में ही लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी दीवार जो है धमनी की तुलना में क्या होता है? पतली होती है। लेयर कितनी होगी? 3। धमनी में भी 3 ही लेयर होता है, मतलब नस में भी क्या होता है? मसल से होता है। मान लेते हैं कि नस की ये नस है, तो नस के ऊपर भी क्या होगा? मसल से होगा, मसल से होता है। बोलिए, समझ में आया? इसमें भी संकुचन और शीतलन का गुण पाया जाता है। बताइए, क्लियर हुआ? तो इनकी दीवार धमनी की तुलना में क्या होती है? पतली होती है। इनमें कितने लेयर होते हैं? तो इनमें भी 3 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यह निम्न दाब पर क्या होता है? प्रवाह होता है। इसका दाब क्या होता है? कम होता है, और धमनी का दाब क्या होता है? उच्च दाब होता है ना। इसमें वाल्व या कपाट उपस्थित होते हैं। अब कहेंगे सर वाल्व या कपाट उपस्थित का मतलब क्या हुआ? देखो, अब कहेंगे सर धमनी में क्या नहीं रहता है? तो धमनी में स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब जाएगा तो निश्चित तौर पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींचेगी और नीचे की ओर लेके आ जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन धमनी का स्पीड इतना अधिक होता है कि आराम से ऊपर ही चढ़ जाता है। बताइए, समझ में आया? तो अब क्या शिरा ये कैसे करेगा, है ना? तो शिरा कैसे करेगा? तो शिरा देखिए क्या करता है। शिरा में इसी तरह के बहुत सारे वाल्व होते हैं, है ना। होता क्या है? इसका स्पीड कम होता है, तो एक बार पंप किया, है ना, तो ऊपर जाने के बाद क्या किया? इसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ का ब्लड इसको फोर्स लगाया, फिर बंद कर दिया, और ये बंद कर करके क्या करता है? ऊपर तक लेके जाता है। समझ में आया? नहीं तो पूरा का पूरा क्या हो जाता? अगर सिंपल रहता, है ना, ऐसे रहता शिरा, तो ब्लड ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। बताइए, समझ में आ गया? तो शिरा में बल्ब होगा कि धमनी में बल्ब होगा? और बहुत होते हैं, जगह जगह पर होते हैं, है ना।
तो अब तक आप यही देखे थे कि वाल्व हमेशा किस में होते हैं, हार्ट में होते हैं, लेकिन नहीं, सीरा में भी हार्ट होगा, सॉरी हार्ट का वाल्व होगा। अगर ये नहीं होगा ना तो रक्त ऊपर चढ़ेगा ही। जैसे हम देखें नीचे से, तो नीचे तो आराम से चला जाएगा, लेकिन नीचे से पैर से ऊपर लाना है, हार्ट की ओर लाना है, तो सीरा के माध्यम से होगा, आएगा ना। तो जब सीरा के माध्यम से आएगा तो क्या आ पाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं आ पाएगा। तो कैसे, इसी तरह से चढ़ाया जाता है। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, यह है वाल्व ओपन, वाल्व क्लोज। तो सीरा समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो सीरा में कुल मिला के कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं, है ना। सीरा धमनी की तुलना में थोड़ा पतला होता है, ये सतही होता है, सतह पर होता है। इसमें कैसा रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। चलिए अब देखते हैं आर्टरी मतलब धमनी, और उसका नाम क्या है, वेन। चलिए देखते हैं, यह हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी है। इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। अपवाद इसका है फोकुस धमनी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इस पे आते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, इसमें अशुद्ध रक्त आया और इसमें आके अशुद्ध रक्त बढ़ गया। इस वेन का नाम बताइए क्या है, वेन का महाशिरा का नाम बताइए, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें भरते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है फट जाए, है ना, मसल से ही ना है तो फट जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ पे एक और वाल्व बनाते हैं। कैसा वाल्व होता है, यहाँ पे त्रिवाल्नी कपाट होता है ना, त्रिवाल्नी कपाट होता है। और इसके बाद ही कहाँ भरेगा, खुलेगा, खुलने के बाद यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही पंप करेगा तो ये तो फिर आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये कहाँ निकलेगा, यहाँ से देखिए फेफड़ा पे जाएगा, सॉरी ये नहीं बनेगा, ऐसे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये दो भागों में बटा, ठीक है। और यहाँ से रक्त जो है, अशुद्ध रक्त, अब बताओ समझ में आ गया पूरा, यही है ना रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम। अगर हो सके तो आप फोटो खींच लीजिए, डायग्राम तो नहीं होगा, पूरा समझ में आ गया। अच्छा इसका नाम बताओ, ये कहाँ से ब्लड जा रहा है, तो ये किस तरीके से जा रहा है, फ्लो, ब्लड का फ्लो ऐसे हो रहा है। इसका नाम बता दो, इसका नाम बताओ, फुफ्फुस धमनी, ये भी फेफड़ा है, फेफड़ा ही है, ठीक है। ये अंगचंद्राकार कपाट हुआ, लिख देना, ये हो गया अर्ध चंद्राकार कपाट, और ये भी है अर्धचंद्राकार कपाट। इसका नाम क्या है, द्विवाल्नी कपाट, और इसका नाम क्या है, द्विवाल्नी कपाट, ठीक है। अब इसका नाम छोड़ दे रहे हैं, आप लोगों को तो पता होगा। और इसको इस अभी हटा ही दे, ज्यादा रिफिल नहीं हो रहा है। इसका नाम जान ही रहे होंगे, ऊपर वाला क्या कहते हैं, बायां आलिंग, दायां आलिंग। अब ठीक है, समझ में आ गया पूरा। उतारेंगे तो नहीं है, लेकिन फोटो खींच लीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपना। अब क्लियर हो गया आप लोगों को पूरा, ये चीज किस तरीके से सर्कुलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धमनी के ऊपर आते हैं। तो जो सीरा में पढ़े थे ना, लगभग इसका उल्टा किस्म होगा, धमनी में होगा। शरीर का विशालतम धमनी क्या है, धमनी क्या है, एरोटा। जबकि सबसे छोटा फेनिक धमनी है। तो कुछ धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है, और इसमें कैसा रक्त होता है, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में ये कहाँ होती है, अंदर होती है, और वो क्या होती है, सतही, उसको सतही कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। अब जब रक्त दाब मापने की बात आएगी तो आप ये बताएं कि रक्त दाब आप किस में मापेंगे, धमनी का मापेंगे कि सीरा का मापेंगे, धमनी का कि सीरा का। निश्चित तौर पर हम सीरा का मापेंगे, सीरा का सॉरी धमनी का मापेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि दाब हमको मापना है कि शरीर पर कितना दाब। तो सीरा पर तो ऐसे भी दाब कम है ना, तो उसको क्यों नापे, तो हम लोग धमनी वाला नापते हैं, ठीक है, धमनी का नापते हैं। और एक ध्यान रखिएगा, यहाँ तक
यहाँ पे देना। यह रक्त दाब मापने में काम आता है, यानी कि रक्त दाब किसका नापते हैं, है ना, सीरा का की धमनी का, तो धमनी का। इसकी दीवारें मोटी होती है, किसकी तुलना में, सीरा की तुलना में। यह 3 लेयर से बनी होती है, इस कारण से यह ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं कर पाती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर ना ये कर पाता है, ना ही कर पाता है सीरा, ना ही धमनी करता है, ना ही सीरा, कौन करता है ना। तो अभी तक आप लोग यही पढ़े थे कि कितने प्रकार के, हमने बताया 2 प्रकार के, लेकिन रियलिटी में 5 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के। चलिए अब यहाँ पे हम यही देखते हैं कहाँ से किस तरीके से आपके सेल में, है ना, ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपके फिर ब्लड में आके मिलता है। अब ये बताइए, यह उच्च दाब को प्रवाह करता है, यही कारण है कि इसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसमें वाल्व या कपाट क्या होता है, उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ब्लड वेसल्स देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स आखिर होते कैसे हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए आपका ये ब्लड वेसल्स है, इसमें कैसा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, धमनी की सीरा, आर्टरी हो गया, यानी कि ये हो गया आपका धमनी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये धमनी है। और ये धमनी पुनः कितने भागों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है। नस के अंदर का डायग्राम हम बना रहे हैं, एक नस के अंदर का डायग्राम कैसा होता है ना। इसे क्या कहते हैं, धमनिका, धमनिका, इसे धमनिका कहते हैं। तो इसमें कितने लेयर होते हैं, तो इसमें भी 3 लेयर होंगे और इसमें भी कितने लेयर होंगे, 3 लेयर। 3 लेयर होने के कारण ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे चल के ये कितने भागों में बटा, 3 भागों में बटा। ठीक है, और ये है कोशिका, किसी भी ऑर्गन्स, है ना, ये क्या हो गया, ये कोशिका, हाथ का, पैर का, जिसका भी आपको देखना है, ये कोशिका। और यहीं तक हमको क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, पोषक तत्व पहुंचाना है। ठीक है ना। आगे चल के ये धमनिका जो है पुनः कई भागों में टूटता है ये, लेकिन इसमें छिद्र होगा, छोटा छोटा, है ना, इसमें छोटा छोटा छिद्र होगा। इसे कहते हैं हम लोग केशिका। ये कई भागों में होगा, ये भी कई भागों में होगा, ये भी कई भागों में होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, केशिका। और केशिका से ही क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में जाएगा, कोशिका में जाएगा, ऑर्गन्स यानी कोशिका में जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ और क्या, ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, प्लस, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसी छिद्र के माध्यम से वापस आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। और जब वापस आएगा तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का लेवल अब बढ़ेगा कि घटेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। तो जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है तो इसी का नाम क्या हो जाता है ना। और ये सब आपस में आके मिलेंगे, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, सीरिका। और यहाँ पे क्या कहते हैं, धमनिका। तो सीरिका और धमनिका समझ में आया। सारे जब केशिका आपस में मिल जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं, सीरिका। और सब सीरिका आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनेगा, सीरा बनेगा। तो अब तक आप लोग यही देख रहे थे, धमनी और सीरा। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब ये करता है कैसे, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, तो ये केशिका के माध्यम से करती है। बोलिए समझ में आ गया ये पूरा। केशिका, केशिका एक स्तरीय होती है। इसमें कितना स्तर होता है, एक स्तर, और वो भी छेद होता है, उसमें बहुत सारे छेद होंगे, है ना। धमनी और सीरा में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होता है। छेद किसमें होता है, केशिका में छेद होता है। और इसमें छेद भी पाए जाते हैं। O2 और CO2 का स्थानांतरण इसके केशिका से ही होता है, कोशिका नहीं पढ़ लीजिएगा इसको। ऐसा रक्त नलिका जिसमें शुद्ध रक्त होता है उसे धमनी, वो जिसमें अशुद्ध रक्त होता है सीरा कहते हैं। क्या कंप्लीट डिफिनेशन है, नहीं, वो हम बता चुके हैं, लेकिन मान के चला जाता है कि अधिकांशतः यही होता है। धमनी व सीरा को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, केशिका करता है। इसके अंदर शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त होते हैं, देख लिए ना। यानी ऑक्सीजन है, ट्रांसफर भी करता है ना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता भी है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण। रक्त में विसरण प्रक्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है, यह प्रक्रिया रक्त का संशोधन कहलाती है। आगे देखते हैं हृदय की धमनियां। देखिए आपको यहाँ पे हम बताए थे, ये द्विवाल्वी कपाट है। जब कपाट
खुलेगा तो किसी प्रकार की ध्वनि नहीं आती है। जब कपाट बंद होती है एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। बोलिए, समझ में आया? तो ये द्विवाल्नी कपाट है और ये त्रिकालवाल्नी कपाट है ना। तो लब में देखिए कैसे लिखे हैं, L डॉट 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 U डॉट 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 B, यानी कि लब ऐसे नहीं डायरेक्ट लब ऐसे आता है, ला फिर थोड़ा सा वो खींचेगा, है ना, लब, ठीक है, इस तरह से, है ना, लब। और दूसरी ध्वनि का नाम क्या है? डब, है ना। ये तो बॉलीवुड वाले का है ना, हृदय धक धक नहीं करता है, हृदय लबडब लबडब करता है। अब गाना बनाना था, धक धक करने लगा, नहीं तो गाना क्या बनता? लबडब लबडब करने लगा। तो लबडब वाकई में हृदय की ध्वनि होती है, ना कि धक धक। अब समझिएगा इसको। लब यह हृदय की प्रथम ध्वनि है। कैसे उत्पन्न होती है? तो ऊपर का जो कपाट है ना, ये दोनों, जब दोनों कपाट एक साथ बंद होता है ना, तो एक आवाज आती है और इस आवाज को क्या कहते हैं? लब। क्लियर हुआ? तो ये आवाज आएगी, इस आवाज को कहते हैं डब, लब। तो यह प्रथम ध्वनि है जो द्विवाल्नी और त्रिवाल्नी कपाट के बंद होने के कारण आती है। ये प्रकुंचित ध्वनि कहते हैं, यह हृदय की प्रथम ध्वनि है। अच्छा, ये आएगी कब आवाज? कब बंद होगा? कब बंद कब होगा? बंद कब होगा, हम ये पूछ रहे हैं। तो सर, जब इधर से इसको संकुचन करेंगे कि शीतलन करेंगे? जब इसको संकुचन करेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बंद हो जाता है। बोलिए, समझ में आया? नहीं तो यहाँ का ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये बंद हो जाता है। और ये चूंकि जोर से पंप करता है, इस कारण से जोर से आवाज आता है लब का। ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुआ? संकुचन हो गया, क्लियर हुआ। अब शीतलन जब होगा, है ना, तो दूसरा आवाज आएगा डब। तो ऐसी स्थिति में कौन सा बंद होता है? ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या होता है? बंद होता है। बोलिए, क्लियर है ना? तो ये क्या होगा? ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो ये क्या होगा? इसमें से ब्लड इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। और ये वाला क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट उस समय के लिए बंद होता है। लेकिन ये जब कपाट बंद होता है तो डब की आवाज बहुत ही कम आती है, बहुत कम। इसको स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा भी नहीं मापा जा सकता है, जो नापा जाता है ना रक्तदाब को, उससे भी नहीं सुना जा सकता है। ये बहुत ही माइनर आवाज होती है। तो डॉक्टर जो सुनता है ना, वो लब आवाज ही सुनता है, डब आवाज नहीं सुनता है। तो चलिए देख लेते हैं। यह प्रथम ध्वनि है जो द्विवाल्नी और त्रिवाल्नी कपाट के बंद होने के कारण आती है। इसे प्रकुंचन ध्वनि कहते हैं। यह हृदय की प्रथम ध्वनि है। इसे उत्पन्न होने में लगा समय 0.3 सेकेंड और डॉक्टर यही ध्वनि सुन पाता है। क्लियर? अब आते हैं डब। यह दूसरी ध्वनि है जो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। इसे शीतलन ध्वनि कहते हैं। शीतलन समझते हैं ना? फैलना। जब ये फैलेगा, है ना, तो ये तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या होगा? बंद होगा। और जब हम जानते हैं कि जब बंद होता है तभी आवाज आता है, खुलने से नहीं आता है। तो जब ये फैलता है तो त्रिवाल्नी कपाट और द्विवाल्नी कपाट क्या होगा? खुलेगा, है ना। और बंद कौन होगा? अर्धचंद्राकार कपाट बंद होगा। तो ऐसे भी छोटा छोटा था, है ना। तो उसके कारण से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत ही माइनर होती है और इसे डॉक्टर भी नहीं सुन पाता है। यह हृदय की दूसरी ध्वनि होती है। इसके उत्पन्न होने में लगा समय 0.2 सेकंड। डॉक्टर इसको नहीं सुन पाता है। अगला है ना, जैसे ही रेडियो खराब होता है तो थोड़ा सा कर नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि रेडियो खराब हो गया है। उसी तरह से जब आला लगाने के बाद लब डब का आवाज नहीं, थोड़ा कर टाइप का आवाज आए, तो हम कहेंगे कि कैसा ध्वनि है? मरमर। या असामान्य ध्वनि है जो हृदय में किसी अनियमितताओं में कपाटों का ठीक से कार्य न करने से होता है। समझ में आया? कपाट है अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, बल्ब यदि खराब हो गया है, तो यही ध्वनि उत्पन्न होती है, मरमर ध्वनि। एक चीज और नहीं आप लोग को बताए थे। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हार्ट हुआ आपका, तो पहले कभी कभी क्या होता है, इनमें गैप रह जाता है भ्रूण अवस्था में। बच्चा जब विकसित होता है ना, तो माँ के गर्भ में ही क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है पूरा बन नहीं पाता है और इसमें क्या हो जाता है? छेद रह जाता है ना। तो इसी को कहते हैं दिल में छेद हो जाना। तो बता सकते हैं किसमें छेद हो गया है? बायां और दायां आलिंद में। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्सअप हो जाएगा।
समझ में आया? तो ये मिक्सअप हो जाएगा, तो इसमें ऑपरेशन करके इसको क्या किया जाता है, इसको ये कभी कभी ऐसा होता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देख लेते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो देखिए संकुचन तो समझते हैं, संकुचन किसमें होता है? हर एक मांसपेशियों में क्या होता है? संकुचन और शीतलन होता है। जितना भी मांसपेशियां हैं सभी मांसपेशी में संकुचन शीतलन तो होगा, चाहे वो हार्ट हो चाहे यहाँ का मांसपेशी हो, सब मांसपेशी में क्या होता है? संकुचन शीतलन होता ही है। तो हृदय एक विशेष प्रकार का है सर, विशेष अतिथि है ना? सबके लिए चेयर और विशेष अतिथि के लिए चेयर दोनों एक होना चाहिए क्या? तो नाम भी तो अलग होना चाहिए, है ना? जयमाला में नहीं देखते हैं वो भी चेहरे होता है, सामने जो बैठा होता है वो भी चेहरे होता है, लेकिन वो जो चेयर होता है विशेष प्रकार का। तो यहाँ पे जब संकुचन होता है हार्ट का, तो एक इसका विशेष नाम है। इसका विशेष नाम क्या है? तब इसे हम कहेंगे सिस्टोल। यहाँ पे जब हो रहा है तो इसे सिस्टोल नहीं कहेंगे, ये हार्ट वाला का एक विशेष नाम होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? संकुचन। और जब संकुचन होगा तो बताइए ब्लड कहाँ जाएगा? धमनी में जाएगा, है ना? रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कभी कभी पूछ देता है सिस्टोल में कितना mm ब्लड है ना पर एचजी, पूछता है ना कितना होता है? बोलिए 80 होता है कि 120 होगा? 120 होगा। अब भूल से भी 80 मत कह देना, समझ में आया? तो सिस्टोल में क्या होता है? 180 mm पर एचजी, 120 mm पर एचजी, इसे मापा जाता है, ठीक है? और डायस्टोल में क्या होगा? ये फैलता है तब, जब ये हृदय जब फैलेगा तो अब आप ये बताइए, है ना, आधा तो ब्लड किस में चला गया? आपके ब्लड में चला गया, है ना? तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? इसी को कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल समझ में आ गया क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं रक्तदाब। रक्तदाब किसको कहेंगे? रक्त की नलिकाओं, रक्त के नलिकाओं, रक्त के नलिकाओं की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। सोते समय क्या होता है? रक्तदाब घटता है और दौड़ते समय रक्तदाब बढ़ जाता है। किससे नापते हैं इसको? स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। कभी कभी पूछता है कि इसमें भरा क्या जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर में? तो स्फिग्नोमैनोमीटर में पारा, है ना? तो ये है मीटर, एक्चुअली मापने का यंत्र है मीटर। क्या मापते हैं? मेनो को मापते हैं। मेनो का मतलब द्रव को मापते हैं। तो द्रव को की गति को मापने वाला यंत्र, इसलिए इसको मेनोमीटर कहते हैं। लेकिन भी विशेष प्रकार का मेनोमीटर है ना? तो इसलिए वैज्ञानिक भी इसके जो खोज करता था स्फिग्नो, अपना नाम आगे लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? स्फिग्नो मेनोमीटर। तो मेनोमीटर का मतलब क्या हो गया? इसमें हम किसी भी बोतल में द्रव रखे हुए हैं, है ना, तो उसके प्रेशर को मापेगा मेनोमीटर। क्लियर है ना? तो स्फिग्नो में क्या है? तो ये रक्तदाब को, ये विशेष प्रकार का मेनोमीटर है। ये किसको मापता है? रक्तदाब को मापता है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? स्फिग्नो मेनोमीटर का काम क्या है? रक्तदाब को मापना है, ठीक है? और इसमें भरा क्या होगा? और अगला सवाल ये है कि ये किसको मापता है? तो सर धमनी को मापता है। उस धमनी का नाम बताइए। क्या इसको कहीं पर भी लगा देंगे? यहाँ पर भी लगा देंगे? पैर में? यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे जो धमनी होता है ना, इस धमनी का नाम क्या है? ब्रेकियल धमनी नाम है इसका। क्लियर है ना? यहाँ पे तो इसी धमनी को नापते हैं। इस धमनी का नाम है ब्रेकियल धमनी। अब हम लोग बारी बारी से सिस्टोल रक्तदाब पर देखते हैं। यह हृदय के किसे संकुचन के समय पर जो रक्तदाब उत्पन्न होता है उसको SBP कहते हैं। SBP का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये शीतलन हुआ, ऐसे सॉरी संकुचन हुआ तो कौन सा वाल्व बंद हुआ? तो त्रिवर्णी कपाट बंद हुआ, द्विवर्णी कपाट बंद हुआ। समझ में आया ना? तो निश्चित तौर पर जब वेन में ज्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? गति कहाँ से मिला है इसको? हृदय से मिला है। तो पंप हुआ है तो निश्चित तौर पर गति बढ़ेगी। तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 120 बटे 100। सिस्टोल का कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। अब देखते हैं डायस्टोल। यह हृदय के शीतलन के समय जो रक्तदाब उत्पन्न होता है, जब ये फैलेगा तो रक्त किस में जाएगा? हृदय में जाएगा। अब बताइए
प्रेशर क्या होगा, घटेगा। कितना होगा, 80 mm ऑफ HCl। बताइए समझ में आ गया। तो अब रक्तदाब मापा कैसे जाता है, ऊपर में लिखेंगे सिस्टोलिक रक्तदाब और नीचे में लिखेंगे डायस्टोलिक। अब याद रहेगा, ऊपर में सिस्टोलिक और नीचे में डायस्टोलिक रक्तदाब। तो कितना बटे कितना होना चाहिए, 120/80। ये सामान्य होता है जनरली। अब क्या है कि कम एक्यूरेट इतना ही होगा ना सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, इस कारण से आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, होता है ना। बहुत देर तक अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं भी इतना ना आपको, बहुत ज्यादा अगर आप दौड़ धूप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बेसी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के, है ना। हाई ब्लड प्रेशर 120 बटे कितना होता है, जनरल कितना होता है, 120 बटे 80 सामान्यतः। सामान्यतः होता है 120 बटे 80। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, ऊपर वाला ज्यादा बढ़ गया, ये सामान्य है, और ये है हाई बीपी। तो या तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा या सर ये भी हो सकता है ना, या ये तीनों के तीनों क्या हो गया, हाई बीपी। ठीक है, अब आते हैं लो बीपी। लो बीपी का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। चलिए कितना होगा, सामान्यतः कितना होता है, 120 बटे 80। तो ये हो जाएगा 100 बटे 80। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला कम, या फिर ठीक है लो बीपी, या फिर है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखना, रक्तदाब बढ़ गया, है ना। यहीं पे बनाया हुआ यहीं पे। ये आपका नस का गुण क्या है, मांसपेशी का बना हुआ है। इसके ऊपर देखिए नस है ना, इसके इस ओर लेयर है, मांसपेशियों का लेयर है। और जब मांसपेशियों का लेयर है तो निश्चित तौर पर इसमें भी क्या होगा, संकुचन और शीतलन होगा। तो जब संकुचित होगा तो ब्लड प्रेशर ऐसे हो जाएगा, और जब शीतलन होगा तो वेन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसे होगा, है ना, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कमेगा कि बढ़ेगा। आप देखते हैं पाइप का अगर व्यास कम कर दिया जाए, फोर्स ज्यादा हो जाता है ना, तो ये बीपी बढ़ जाएगा, और जब भी फैलेगा बीपी कम। अब एक चीज और देखना, चाय, कॉफी, एल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक, अगर इतना का सेवन करेंगे तो ध्यान रखिएगा इन सभी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। किस चीज में, चाय में, कॉफी में, अल्कोहल में और एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक है नहीं, एल्कोहल बाद में होगा, इसमें कैफीन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये क्रम में ही लिखा हुआ है, ये क्रम में ही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आगे कर लेना, इसको बाद में कर लेना। अगर आप ये पिएंगे, अरे शांत रहो, अगर इसको पिएंगे तो कैफीन का काम क्या है, तो कैफीन का काम क्या है, कैफीन आपका ब्लड वेसल्स जो है ना, इसको क्या कर देगा, संकुचित कर देगा, कम कर देगा। तो कैफीन का गुण ही होता है ब्लड वेसल को कम कर देना। जब ब्लड वेसल्स कम होगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। अब आप ये बताइए, जिसको सही में बीपी का बीमारी है उसको इस चारों में से क्या पीना चाहिए, अगर इस चारों में से कुछ पिया तो बीपी और ज्यादा बढ़ेगा। बोलिए समझ में आया। अगर वैज्ञानिक रीजन अगर कोई पूछे कि नहीं बताइए काहे नहीं पीना चाहिए, तो उसमें कैफीन पाया जाता है, और कैफीन का गुण क्या है, ब्लड वेसल को संकुचित कर देना। संकुचित होगा तो निश्चित तौर पर बीपी बढ़ जाएगा। बोलिए समझ में आया। इसीलिए जिसको भी बीपी हाई है, कभी भी चाय, कॉफी, अल्कोहल यानी शराब और एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग जो होता है, जब दौड़ तो बना हुआ नहीं है, सब लो वाला पिएगा तो अच्छा नहीं। बता रहे सब चीज बता रहे। अब शांत से कोई अब एक चीज और देख लेते हैं, नमक हो गया या फिर शक्कर हो गया।
ई जाएगा शरीर में, तो अब ई तो देख लिए आप लोग कि चाय अंदर गया, चाहे कॉफी अंदर गया या एल्कोहल गया, एनर्जी गया, तो शरीर पर क्या प्रभाव किया, है ना। बहुत लोग जब दौड़ने जाते हैं तो दौड़ तो बना हुआ नहीं है, तो है ना रेड बुल वगैरह कुछ पी लेता है। और कभी कभी हम सुनते भी हैं कि दौड़ते दौड़ते बेचारा गिरा। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब वो तेजी से दौड़ा तो निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बहुत तेजी से, रक्त में धमनी का है, समझ रहे हैं ना, बहुत तेजी से पंप हो रहा है। में भी हो सकता है कि अगर आप ज्यादा दिन तक है ना उसका व्यायाम नहीं किए हैं, है ना, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपकी नस जो है अगर कमजोर हुआ तो फटने का खतरा है। देखिए जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी अंदर में जो धमनी है वो फट जाता है, और जब वो फटेगा तो आंतरिक रक्त स्राव हो जाएगा। एक तो होता है कि यहाँ पे जब हमको कट फट जाता है तब रक्त का स्राव होता है, और एक होता है आंतरिक रक्त स्राव, कब, जब धमनी फट जाए, धमनी में बहुत ज्यादा रक्तदाब बढ़ गया और उस दाब को ना रक्तवाहिका बर्दाश्त नहीं कर पाया, फट गया, तो आंतरिक ब्लीडिंग होगी। जब आंतरिक ब्लीडिंग होगी तो इसी को कहते हैं हेमरेज, और ये जब हेमरेज दिमाग में हो तब इसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज, है ना। और जब ब्रेन हेमरेज हो गया, धमनी फट गया, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन को ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और जब ब्रेन काम कर देगा तो धीरे धीरे आपका ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देगा, व्यक्ति की मौत हो जाएगी। बोलिए ये चीज समझ में आ गया पूरा? अब शक्कर जब पिएंगे, शक्कर या फिर नमक, दोनों अगर दोनों का सेवन करते हैं तो भी सुनते होंगे कि बीपी बढ़ जाता है। तो सवाल है कि क्यों बढ़ जाता है? तो जैसे ही नमक का सेवन हम करते हैं, तो जैसे ही नमक सेवन करेंगे तो इसमें आप जानते हैं NaCl इसका फॉर्मूला होता है, ब्लड में जाने के बाद ही गढ़ा हो जाता है, मिल जाता है, और घुलने के बाद क्या होता है, ये गढ़ा हो जाता है। तो जब ये गढ़ा हो जाता है तो पानी का एक गुण है, पानी का गुण क्या है कि ये निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर बहती है, ठीक है, इस निम्न से उच्च सांद्रता की तरफ गति करता है। पानी जो है हमेशा जो है, पानी का ये गुण है कि उच्च सांद्रता की ओर, है ना, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है। इस क्रिया को फिजिक्स में ऑस्मोसिस कहते हैं, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस मतलब परासरण कहते हैं। तो ये पानी का गुण होता है, कहां से कहां, निम्न से उच्च की ओर गति करेगा। अब देखिए जो गढ़ा है, और एक तरफ आपके ब्लड में, आपके शरीर में भी तो पानी है, 70% पानी से ही बना होता है। तो जैसे ही आप नमक खाएं तो आपका रक्त क्या हो गया, गढ़ा, और जब रक्त गढ़ा हो गया तो आपके शरीर का जितना भी पानी है वो किस में प्रवेश कर जाएगा, रक्त में। तो जब रक्त में प्रवेश कर जाएगा तो रक्त का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब रक्त का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी घटेगा कि बढ़ेगा, बीपी और बढ़ेगा। और यही कारण है कि जिसको बीपी का बीमारी है उसको नमक और चीनी नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। बोलिए इस समझ में आया? नहीं? कहाँ से फिर से बता? ये क्या पढ़ लिया तुम बताओ? देखिए जब हम लोग नमक, शांत रहो, जब हम लोग नमक में ज्यादा होता है, ऐसे शक्कर में कम मात्रा में होता है ये, लेकिन नमक अगर थोड़ा सा भी ग्रहण करते हैं आप तो ये नमक किस में जाके मिलेगा, है ना, आपके ब्लड में। और जब ब्लड में ही मिलेगा तो रक्त को गढ़ा कर देगा, और जब रक्त को गढ़ा करेगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, पूरे शरीर का पानी जो है किस ओर गमन करने लगेगा, रक्त की ओर गमन करने लगेगा। जब रक्त की ओर गमन करने लगेगा तो रक्त में जैसे 5 से 6 लीटर होता है, तो शरीर का भी पानी किस में मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पाइप का आकार तो उतना ही बड़ा है नस का, परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर बीपी जिसका है, अगर वो नमक का सेवन ज्यादा करेगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, बीपी और ज्यादा बढ़ेगा। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जब बीपी कम हो जाता है तो कुछ लोग जो है नमक घोल कर देते हैं, है ना। अरे नमक मत घोल के दिया करो, कॉफी दे दो, सबसे बेस्ट तरीका है, कॉफी सबसे बेस्ट है, आपके शरीर को नुकसान भी नहीं करेगा। और हाँ, चाय में कम होता है ना, आप यही सर शराब नहीं पिला दे, तो बैठ ही जाएगा। अरे ऐसा मत करना। चाय में कम मात्रा में होता है ना, तो चाय को देने से उसको कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो कॉफी दीजिए। कॉफी कैसे देना है, बिना दूध वाला, बिना चीनी वाला।
अच्छा से मतलब है। एक व्यक्ति मर रहा है, उसको स्वाद की जरूरत है क्या? आपको पीने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। जो मर रहा है बेचारा, है ना, उसको लो बीपी के कारण एकदम घबराहट है उसको। ऐसी स्थिति में आप करेंगे तो क्या? जब तक डॉक्टर आएगा तब तक तो स्वतः सिधार जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, घर में एनी टाइम कॉफी का एक पाउडर रखिए, 10 रुपए में जो आता है ना वो रखिए, उसको घोल के सीधे उसको दे दीजिए, है ना। लो बीपी रहेगा तब। अब हाई बीपी में मत दे देना। ये तो आपको चेक करवाना ही पड़ेगा। क्या संतुलन बिगड़ने लगता है। लो बीपी बहुत खतरनाक है। हाई बीपी में तो ठीक ठाक है, हल्का फुल्का सर्वाइव कीजिएगा, लेकिन जिसको लो बीपी होता है ना, हाई बीपी भी पॉइजन है। आप ऐसे समझ लो, वो स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन मतलब धीरे धीरे मारेगा। लो बीपी जो होता है हाई पॉइजन है, तुरंत मार देगा। ये वेनम है। वेनम समझते हैं ना, सांप का जहर। सांप का जहर है। अगर किसी का लो बीपी हो गया और बहुत ज्यादा लो बीपी हो गया, तब वो उसको कोई नहीं बचा सकता जी। लो बीपी है, आप अपने घर में टाइम कॉफी जरूर रखिएगा। चाय पीती है? चाय तो छोड़ना। अर्जुन के छाल ठीक है, बड़ा सरल समझ में आ गया। अब देखिए, आवाज आता है बाबू, हल्ला मत करो, वीडियो फिर खराब हो जाता है। अगर व्यक्ति बुजुर्ग होता है ना, अब बताना बुजुर्ग में हाई बीपी होता है कि लो बीपी होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लो। अब क्यों होता है ये भी समझ लो। जैसे जैसे आप वृद्ध होंगे, वृद्ध होने के बाद होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल है क्या है, बोलो। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कैल्शियम है। आप जानते हैं कि बोन जो है कैल्शियम छोड़ता है, और जब बोन जैसे जैसे वृद्ध होगा तो बोन जो है कैल्शियम छोड़ने लगता है। जब कैल्शियम छोड़ने लगेगा तो धीरे धीरे कैल्शियम कहाँ जाके स्टोर होने लगेगा, नस की दीवारों में, यानी कि धमनी के दीवारों में क्या होने लगता है ना, ये जमा होने लगता है इस तरह से, दिख रहे हैं ना। और धीरे 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 अब ये बताओ कि कैल्शियम है, कैल्शियम जब जितने ज्यादा बोन में होगा, बोन उतना ही कड़ा हो जाता है, उतना ही मजबूत हो जाता है कि नहीं। अभी बताओ कि ये जब भेन में इकट्ठा होने लगेगा तब क्या होगा। हड्डी की कहाँ बात आ रही है, वेन की बात आ रही है। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये वेन है, नस है ना, तो नस की दीवारों पर इस तरह से एक लेयर सा लग जाता है अंदर की ओर कैल्शियम का। तो पहला तो प्रॉब्लम ये कि जो नस का व्यास है वो कम हो गया, तो बीपी तो पहला बढ़ेगा, बीपी हाई होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम है सर, ये कड़ा हो जाएगा। नस जो है पहले की तुलना में जो संकुचन शीतलन हो रहा था, मतलब है जब ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे तो ये क्या हो जाता था, थोड़ा फैलता था, है ना। जब आराम कर रहे हैं संकुचित हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब यहाँ होगा क्या, कैल्शियम क्या करता है, कठोर करने का काम करता है। तो ये जो दीवार है ना नस का, नस की दीवार को क्या कर देता है, मजबूत की कमजोर, नहीं कड़ा कर देता है कि नहीं। तो संकुचन शीतलन होगा, संकुचन शीतलन नहीं होगा। और दूसरा इसका व्यास कम हो जाएगा तो बीपी बढ़ गया, और जब बीपी बढ़ गया तो जब बहुत ज्यादा बीपी अगर किसी कारण से बढ़ा है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कड़ा है ना, तो ये आराम से क्या जाता है, टूट जाता है, ये टूट जाता है यहाँ से। और जब ये टूट जाता है तो इसी को कहते हैं हेमरेज हो जाना। तो बुजुर्ग लोगों में ज्यादातर होता है ये। तो बुजुर्ग लोगों में बीपी देखिएगा निश्चित तौर पर बढ़ ही जाता है। बीपी बढ़ने के पीछे रीजन समझ में आ गया। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इंग्लिश में नाम है, हिंदी सिंपल है धमनी। धमनी में जमा हो रहा है इसलिए धमनी नाम है। कठिन्य, धमनी जो क्या हो गया, कठिन हो गया, यानी कड़ा हो गया। तो धमनी का यहाँ पे क्या हो जाता है, कड़ा हो जाना होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वृद्ध हो जाने पर भी रक्तदाब घट भी जाता है और बढ़ता भी है, ठीक है। बुजुर्गों में अगर ये बीमारी हुआ तो बढ़ जाएगा, और जनरली क्या हो जाता है, घटेगा। बुजुर्गों में कैल्शियम धमनी में जमने लगता है, जिस कारण रक्त धमनियां का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तथा धमनियां कठोर हो जाती है तथा धमनियों के संकुचन और शीतलन का गुण जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस बीमारी को धमनी कठिनी कहते हैं। इसे होने का क्या खतरा है? हेमरेज होने का खतरा होता है और यही हेमरेज जब ब्रेन में हो जाए तो हम कहेंगे ब्रेन हेमरेज। अब ठीक है, यहाँ तक। हृदय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आगे चल के पढ़ाएंगे ही, थायरोक्सिन और एड्रेनालिन। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में पीएच को क्या करता है? कम, जिससे हृदय की गति क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पीएच कम होगा तो हृदय की गति क्या होता है? और पीएच अगर बढ़ेगा कम होगा। क्लियर है ना? चलिए, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है। अल्कोहल पिएंगे तो क्या होगा? हृदय की गति बढ़ता है, जबकि क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। ये बता चुके हैं। नाड़ी शरीर में जीवन की लक्षण बतलाती है। जब हृदय काम करता है तो नाड़ी चलती है और जब हृदय के निष्क्रिय हो जाने पर नाड़ी चलना बंद हो जाता है और यही मनुष्य की मृत्यु का सूचक होता है। देखिए जनरली यहाँ पे होता है, जनरली कोई मरता है तो यहाँ पे नापता है, यहाँ चेक करता है। यहाँ चेक क्या करे, अगर कितना भी धीरे धीरे चलेगा तो ये वाला साफ तौर पर आपको महसूस होगा कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ नहीं। नहीं चल रहा है,